एवरीवन, आई एम आस्था, योर सोशल साइंस एजुकेटर। एंड हमने पार्ट 1 कर लिया है रिसोर्स डेवलपमेंट का। दिस इज द सेकंड पार्ट। मे बी इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनेंगे। पहला हम रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दिस इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। और थर्ड पार्ट में हम सॉइल्स के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कंजर्वेशन की जरूरत क्या है? जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ऐसे ही डिप्लीट करते रहते हैं रिसोर्सेज को, क्या ही है ना, अपनी नीड सेटिस्फाई करते रहते हैं। बट इट इज द नीड ऑफ एन आवर, राइट? कि हमने इतना ज्यादा रिसोर्सेज को खराब कर दिया है, इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि इसके रिजल्ट्स हमको दिखने लगे। और रिजल्ट वो आता है ना, इसके इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हम लोग को दिखने लगे हैं, है ना। हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाना, क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली हो रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट था, पर था मतलब 100 ईयर्स में, वो भी अब शायद हम ब्रीच करने वाले हैं, ठीक है। और इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, इतने सारे समिट्स हो रहे हैं, बट नथिंग इज वर्किंग राइट, है ना। तो इसके लिए ही जरूरत है कि कंजर्वेशन करा जा सके और इंडिविजुअल लेवल पे करा जा सके, ठीक है। हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं पूरी दुनिया ही सुधरेगी तब हम सुधरेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप एट इंडिविजुअल लेवल, एट अ फैमिली लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हम मिस यूज की वजह से हमारे हमारे साथ क्या क्या होता है हम देख ही रहे हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, रिसोर्स डेप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इकोलॉजी भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है। इकोलॉजी में पर्टिकुलर बैलेंस बना रहना चाहिए। इतने प्लांट्स है तो इतने ह्यूमन बींग्स होंगे, इस हिसाब से बैलेंस बनाना चाहिए। पर जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो डिसीजेस का बढ़ना, पैंडेमिक्स आना, एपिडेमिक्स आना, ये सब हम अपनी लाइफ में देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें गांधी जी का बहुत ही प्यारा थॉट है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस बात को एम्फोसाइज करा अपनी बुक्स में, अपने लेक्चर्स में, और अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ, कि अर्थ के पास, मदर अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज आराम से हैं कि वो सबकी नीड को पूरा कर सकती है। बिकॉज इट्स यू नो शी इज आवर मदर, राइट। अब हमारी मम्मी ही घर में किसी को भूखा तो नहीं रहने देती, वैसे ही मदर अर्थ हम सबकी मदर है, ठीक है। तो वो सबकी नीड पूरी कर देगी। पर घर में कोई भुक्कड़ बच्चा आ जाए, है ना, वो खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा, भले उसका पेट खराब हो जाए, तो उसकी भूख कोई नहीं भर सकता, उसकी भूख कोई खत्म नहीं कर सकता। वैसे ही किसी एक की भी ग्रीड हम पूरी नहीं कर सकते हैं, राइट। और गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न लिखा है, जो आज के इस सेंचुरी में, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर से इन तीन दो चीजों पे ध्यान दें। ग्रीडी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ही लालच में आके रिसोर्स का इस्तेमाल करना, कि अब तो शायद जीवन यही खत्म है, जितना है सब आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ आज ही अपने घर में ले आते हैं, है ना। कंज्यूमरिज्म का आइडियोलॉजी, कि हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास बैग्स है, हमारे पास शूज है, पर क्योंकि मार्केट में कुछ नया आया है तो हमको चाहिए, है ना, because we can afford it, so we try to get it, right? This is very wrong ideology, believe me। कंज्यूमरिज्म को हम जितना कम कर पाए, राइट, आपने सुना होगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी ही आपको स्पिरिचुअल होने में, आपको और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंज्यूमरिज्म इज रियली बैड, स्पेशली आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर्स का टाइम चल रहा है। आप इन्फ्लुएंस होके प्लीज ऐसा कोई भी सामान मत खरीदिए जो शायद आपके काम का भी नहीं है ना। यू कैन, है ना, आपके पास दो तीन भी शूज आप उससे काम चला सकते हो, पर क्योंकि मार्केट में ब्रांड न्यू शू आ गया और आपको वो खरीदना है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट। मास प्रोडक्शन विदाउट लिमिट्स, है ना, प्रोड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है ना। पहले किसी एक चीज का कोई एक या दो ब्रांड होते थे, ऑयल प्रोडक्ट से कोई दो तीन ब्रांड करते थे। अब आप देखिए, ऑयल हो, कोई भी सामान हो, है ना, ऑयल, पेट्रोल, एनीथिंग, नेम इट एनीथिंग, एट सब कुछ का ही इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट वैसे हमारी कंट्री में इतना अच्छा तो नहीं है ना। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट ठीक ना होने से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल को। हम तो अपने घरों में रह रहे हैं नॉर्मल, है ना, हमारे घर के अंदर तो कोई कूड़ा नहीं डाल के जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं वहीं कूड़ा डंप करा जाता है, ठीक है। तो उनको स्पेशली बहुत खतरा रहता है डिजीजेस लेने का, ठीक है। और क्योंकि वो इतने ज्यादा हेल्थ केयर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो दे आर ना, परेशान हम लोग कर रहे हैं और सफर वो लोग कर रहे हैं, चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सफर वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप सब सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जब तक भी पढ़ रहे हैं, प्लीज आप इन सबको अपनी लाइफ में भी उतारना शुरू करिए, ठीक है। सब्जेक्ट इज नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट बुक एंड गेटिंग मार्क्स, इट इज फॉर लर्निंग एंड अप्लाइंग इन योर रियल लाइफ, राइट।
तो आप प्लीज़ इन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें और सीखें इन सब चीज़ों से, और जो आपके आस-पास ऐसा कुछ करता है उसको भी सिखाने की कोशिश करें, ठीक है? ही बिलीव दैट एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड हार्म सोसाइटी एंड नेचर। से गांधी जी का मानना था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी चाहिए हमको, है ना? हमें छोटे लेवल पे काम करना चाहिए, हमें छोटे लो लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए ना, जिनको कहते हैं विलेज लेवल इंडस्ट्रीज़, है ना? कि आप 2-3 लोग विलेज में मिल गए या फिर 20-15 लोग विलेज में मिलके इंडस्ट्री चला रहे हैं, है ना? कपड़े बना रहे हैं, फुटबॉल्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। तो इससे क्या होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, और क्योंकि इतने स्मॉल लेवल पे है इसलिए बहुत ऐसा कुछ केमिकल्स भी यूज़ नहीं होने पाएँगे, ठीक है? तो इनका वो मानना था, जो आज हम सब अपने स्कीम्स में या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में देखते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सबको स्मॉल बिज़नेसेस खोलने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ताकि सब लोग स्मॉल बिज़नेस खोल सकें। स्मॉल बिज़नेसेस इतनी जल्दी एयर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है? इतनी जल्दी उनको वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं रहता है। वो बहुत स्मॉल होते हैं, उसकी वजह से वो ग्रो भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, प्लस एनवायरनमेंट को भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। आप सोशल साइंस अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको सारे गवर्नमेंट के मूव समझ में आने लग जाएंगे, गवर्नमेंट क्यों कुछ भी कैसा कर रही है, ठीक है? अब हमको इस चैप्टर में लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब वी कांट काउंट, है ना? लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, पर जो भी मेजॉरिटी रिसोर्सेज टाइप्स होते हैं वो आपकी बुक में ऑलरेडी कवर्ड है आगे के चैप्टर्स में, पर इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमको लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? लैंड रिसोर्स क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल की टाइप्स क्या है, वही सब हमको पढ़ना है, ठीक है? तो लैंड बताने की तो ज़रूरत ज़्यादा है नहीं कि लैंड ही सब कुछ है ना? लैंड के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना? हम हवा में तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, ना फॉरेस्ट बन सकते हैं, ना इकोलॉजिकल बैलेंस हो सकता है, ना नेचर को हम अच्छा कंज़र्व कर सकते हैं, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है और ना हमारे घर बन सकते हैं ना? वाइल्ड लाइफ को भी लैंड चाहिए, ह्यूमन्स को भी लैंड चाहिए, प्लांट को भी लैंड चाहिए, सबको लैंड चाहिए, ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या है? वेरी इजी प्रॉब्लम, लैंड इज वेरी फाइनाइट, है ना? पूरे अर्थ में ही इतना फाइनाइट है लैंड, 70% वाटर ही है, बाकी थोड़ा बहुत ही लैंड है। और उस लैंड, सारा लैंड तो हमारे पास है भी नहीं, कंट्रीज डिवाइडेड है ऑलरेडी। तो उस कंट्री में इतना कम लैंड होने पे ऑलरेडी इतना फाइनाइट रिसोर्सेज और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती ही जा रही है, पॉल्यूशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें हमें लैंड का सही एफिशिएंट रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, एफिशिएंटली उसको हम कैसे काम में ला सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है, ठीक है? तो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एनीथिंग, है ना? एयरप्लेन भी ऊपर ही नहीं उड़ता रहता, नीचे लैंड भी होगा आकर, ठीक है? तो एयरपोर्ट को भी जगह चाहिए। Since land is a very finite resource, it must be used carefully and sustainably and efficiently as well, ठीक है? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंड का हमारे इंडिया में, या फिर हम देखें तो मतलब मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेजरली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? तो 30% इज फॉर माउंटेन्स, राइट? जो हमारा हिमालयन रेंज है या वेस्टर्न घाट में छोटे मोटे हिल्स हैं उसके लिए। फिर है प्लेट्यूज 27% एंड 43% प्लेन्स। देखिए, माउंटेन और प्लेट्यू में ज्यादा लोग नहीं रह सकते, ठीक है? माउंटेन और प्लेट्यू जिन भी रीजन्स में होते हैं वहां पे आपको हमेशा पॉपुलेशन थोड़ी सी कम दिखेगी, शायद मैंने पॉपुलेशन को पॉल्यूशन बोल दिया है, पॉपुलेशन लेवल, ठीक है? माउंटेन्स और प्लेट्यूज में पॉपुलेशन थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है? अब तो पर हमारा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, हम होटल बना बना के कहीं भी रह लेंगे, है ना? हमेशा से ही प्लेन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रही है। आप जितनी भी सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, सारी सिविलाइजेशन प्लेन एरिया में और रिवर के पास ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया पे आपको रिवर का अच्छा सोर्स मिल जाता है। रिवर बहुत स्पीड से नहीं आ रही है वहाँ पे, रिवर आराम से फ्लोट कर रही है वहाँ पे। आपको फ्रेश वाटर का सोर्स मिल गया। अब क्योंकि रिवर अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आई है, पेरेंट रॉक लेकर आई है, तो एलुवियल सॉइल भी बहुत अच्छा है, जो कि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल है ना? और प्लेन एरिया में थोड़ा नेचुरल डिजास्टर्स कम होते हैं, फ्लड सिचुएशन कम आने की संभावना होती है। ये जो हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड वगैरह, ये वहाँ पे कम होते हैं, अर्थक्वेक थोड़ा सा कम वहाँ पे जनरेट होता है। तो इसीलिए हमेशा से जो भी किसी भी कंट्री का प्लेन एरिया होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको वही मिलेगी। आप यहाँ पे यूपी, बिहार, हरियाणा में देख सकते हैं कि क्योंकि प्लेन एरिया है इंडिया का, इसीलिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है? और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लेन्स के बारे में वही आपको बताया गया, प्लेन्स 43% है, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा हाई रहेगी और इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए भी परफेक्टली
प्लेस है, ठीक है। आप किसी माउंटेन पे इंडस्ट्री लगाओगे तो हमेशा डिजास्टर का ज्यादा चांस रहेगा और आपके लॉस का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। माउंटेन्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवर्स, सारी पेरेनियल रिवर्स मेजोरिटी माउंटेन से ही निकलती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। फॉरेस्ट में बहुत रिच होती है। टूरिज्म, वी ऑल लव टू गो माउंटेन्स, राइट, है ना। अभी इतनी गर्मी चल रही है, सबको ही शिमला मसूरी जाने का बहुत मन है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस में क्योंकि अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, आप एनिमल्स और प्लांट की जगह प्लीज ये टर्म्स यूज करिए, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और प्लेट्यू, प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स है। प्लेट्यू एक्चुअली थे जब अर्थ नई नई बनी थी तो थे ये भी माउंटेन्स ही, है ना। पर क्योंकि सालों साल इन पे विंड लगती रही, वाटर लगता रहा, है ना, अलग अलग तरह के मतलब बाहर के सोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते रहे इन पे, इस वजह से ये टूट टूट के प्लेट्यू हो गए, है ना। कि चोटी थी एक, है ना, अब उसमें रोज फोर्स लग रहा है, सालों साल फोर्स लग रहा है, उसकी चोटी फ्लैट हो गई, वो टेबल टॉप बन गया, तो उसको ही प्लेट्यू कह रहे हैं। अब क्योंकि इतना पुराना जब अर्थ नहीं नहीं बनी तब का ये है ये, तो इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स हैं अच्छे अवेलेबल। जो लैंड पुराना होगा वहीं तो मिनरल्स होंगे, तो मिनरल और फॉसिल फ्यूल वहीं पे हैं। इसीलिए माइनिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं या स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती हैं या वो इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स लगना इंपॉर्टेंट है एज अ रॉ मटेरियल, वो वही होती है जहाँ पे प्लांट यूज होता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। अब है लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। ये बस आपके रेफरेंस के लिए दिया गया, आई डोंट थिंक इसको कहीं पूछा जाएगा या ऐसा कुछ है, ठीक है। पहला, हम लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, लैंड किन किन कामों के लिए यूज होती है। फॉरेस्ट के लिए यूज होती है, वेरी गुड, ठीक है। बैरन लैंड कुछ है कि जो इतना ज्यादा उस पर एग्रीकल्चर हो चुका है या इतना ज्यादा केमिकल्स उस पर स्प्रेड हो चुके हैं कि अब वो बैरन हो गई, वेस्ट हो गई है, वी कैन ओनली यूज फॉर हाउसिंग और एनीथिंग सेटलमेंट टाइप, है ना, उसमें अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर उस पर नहीं हो इसलिए यूज करे जाते हैं, मतलब इट्स लाइक कि वो स्पेशली ऐसे रखे जाते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है, हो सकता था यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल था, पर अब तो यहाँ हमारे घर बन गए तो अब तो कुछ एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, है ना, परमानेंट पेस्टोर्स और ग्रेजिंग लैंड। अब डोमेस्टिकेशन करा है, काउस को, बुफेलोस को डोमेस्टिकेट करते हैं हम लोग, उनको पालते हैं, उनको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो उनको ग्रेज भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी ग्रेजिंग के कुछ लैंड रखना, कुछ ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स के लिए लैंड रखना, कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या वेस्टर्न घाट्स में या ईस्टर्न घाट्स में आपको मैंग्रोव्स दिख जाते हैं, है ना, स्पेशली अच्छे लशी ग्रीन फॉरेस्ट दिख जाते हैं, तो आप उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते फिर कि चलो सब हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी और फ्लड सिचुएशन आने की हमारे पास एक डेंजर बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। फेलो लैंड्स, नेट सोन एरिया, ये सब बस एक लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न है, नथिंग टू बी लर्न हियर, है ना। आप बस इसको रीड करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। भाई लैंड यूज पैटर्न किन किन चीजों पे, क्या क्या फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, तो कुछ फिजिकल फैक्टर है, कुछ ह्यूमन फैक्टर है कि कौन सा लैंड हम किस चीज के लिए यूज करेंगे। अब सिंपली कोई लैंड अगर फर्टाइल नहीं है, इट मीन्स वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो चलो वहां पे हम इंडस्ट्री लगा देते हैं या वहां पे हम ह्यूमन सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई लैंड बहुत स्लिपरी है, मतलब वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो हम उसको कैंपिंग लिए यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको हम हर्ब्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स क्या है, यानी कि नेचुरल फैक्टर, टोपोग्राफी, उस लैंड की कैसी फिजिकल चीजें है ना, वो स्लिपरी है, स्लोपी है या प्लेन एरिया है, ये ऐसा कुछ। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, बारिश बहुत ज्यादा होती है या नॉर्मल गर्मी बहुत ज्यादा होती है या ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ये सब। और सॉइल टाइप, ग्रेनी सॉइल है, क्ले सॉइल है ना, कैसी सॉइल है, किस तरह का सपोर्ट वो प्रोवाइड कर पाएगी एग्रीकल्चर को या लोगों को, वो भी डिपेंड करता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी और कल्चर ट्रेडिशन। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां का लैंड कैसे यूज होगा, ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होंगे, स्लम्स ज्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी वहां पे इस्तेमाल हो रही है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस वहाँ के कैसे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कमी है ना, ठीक है, ट्राइबल लैंड वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम यूपी बिहार में देखेंगे तो भाई आपको पता ही है पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है ना, आपने पढ़ा होगा सिविक्स में कि कंट्री टू कंट्री के पॉपुलेशन इतनी नहीं जहाँ हमारे सिविक स्टेट की है, ठीक है। फिर है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, तो टोटल जोग्राफिकल इतना कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पर ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको शायद, पर लोग इतने ज्यादा हैं तो ये कम ही है हमारे लिए, ठीक है। फिर लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%, ठीक है, बाकी के
परसेंटेज कहाँ गया, बाकी का लैंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लैंड को सर्वे करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ना, कुछ लैंड हमारे अच्छे पड़ोसियों ने ले रखा है हमारा, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, उसको आप पीओके सुनते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल सुनते होंगे, वो सब, ठीक है। कुछ एरिया माउंटेन्स के अंदर इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए वहाँ तक जाना, ठीक है। कुछ एरिया रिवर में थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो गया या फिर ओशन में थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। और कुछ एरिया में बहुत घने फॉरेस्ट हैं, इसलिए हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे ताकि वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन को ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। अब है इन चेंजेस इन लैंडस्टोन एरिया, यानी कि लैंड यूज पैटर्न, लैंडस्टोन एरिया कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है, ठीक है। और कोई ऐसी वर्ल्ड में कंट्री और है भी नहीं जो इतनी ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाती है, जितना अच्छा क्लाइमेट जहाँ पे रहता। तो 54% हमारा एरिया कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि सबका पेट भरना भी तो बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी कंट्रीज का भी पेट हम ही लोग भर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया वगैरह में नहीं एग्रीकल्चर उगता है, वहीं यहाँ से ही जाता है सब कुछ। तो 54% इज फॉर एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वर्ड दिख रहा होगा नेट सोन एरिया, ये नेट सोन एरिया क्यों लिखा है, रिपोर्टिंग एरिया इस सोन एरिया क्यों नहीं लिख दिया, नेट की क्या जरूरत थी, ठीक है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी बहुत समझदार लोगों ने लिखी है, आप प्लीज किसी एक वर्ड को भी मिस करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। हम हम लोग जैसे 100 200 टीचर लगेंगे तब जाके हम इतनी अच्छी बुक शायद लिख पाएंगे, ठीक है। और इसमें एआई की भी ज्यादा कोई हेल्प नहीं ली जाती। तो नेट का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट का मतलब है कि कुछ एरिया क्या होता है फर्टाइल, जैसे एग्रीकल्चर था, फर्टाइल लैंड चल रहा था, 500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड चल रहा था, ठीक है। पर हर साल तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड नहीं रहेगा ना, धीमे 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 कुछ लैंड पे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ही लैंड हमारे पास बचेगा। तो जो लैंड हमारे पास बच गया, नेट नेट है वो, है ना, यानी कि वो हमारे पास बच गया। मान लीजिए 500 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास लैंड था, 100 के स्क्वायर किलोमीटर उसमें से डिग्रेड हो गया, इनफर्टाइल है वो, अब उसमें नहीं हो सकती खेती। तो जो ये 400 बचा, ये हमारा नेट सोन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया का ये मतलब है, ठीक है। फिर भाई 54% है, मतलब हाफ से ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं, ग्रो करती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत आगे इंडिया है पॉपुलेशन में, और इसकी वजह से हायर डिमांड ऑफ फूड इज देयर, ठीक है। अब वेरिएशन है स्टेट बाय स्टेट, कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर तो प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे बैंगलोर, केरला, है ना, बैंगलोर इज नॉट अ स्टेट, है ना। केरला या फिर महाराष्ट्र या फिर मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट एग्रीकल्चर, इसीलिए यहाँ का सोन एरिया ज़्यादा है, और जो बाकी स्टेट है वहाँ पे सोन एरिया कम है। बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब है फॉरेस्ट एरिया, कि हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कितना है। देखिए, डिजायर तो होता है 33%, है ना, 33% मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, वहां से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि 33% टारगेट होना चाहिए, कि क्या इतना फॉरेस्ट है किसी कंट्री में कि नहीं है। और ये टारगेट हमको कहाँ मिला था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में बनी थी, है ना, हमारे आज़ादी के थोड़े सालों बाद ही। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बात जरूर से बतानी है कि क्या ये टारगेट हम अचीव कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो कितना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं तो कितना कम है, ये सब आपको डेटा मुझको खुद से पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। फिर है इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और लाइवलीहुड सपोर्ट। देखिए, अब जो ये फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, ये आप थर्ड क्लास से बच्चे से पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा, ठीक है। तो आपसे ही क्यों पूछा जा रहा है, 10th क्लास से बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, कि आप वहाँ पे मत लिख कर आइएगा कि अरे फॉरेस्ट तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब नहीं लिखना है आपको, प्लीज, है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, प्लीज मेंटेन वोकैबलरी, है ना, वोकैबलरी को सीख, बोलना सीखिए, करना सीखिए, लिखना सीखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अलग वोकैबलरी है, ठीक है। जैसे आप साइंस में फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहां पे भी तो अलग वोकैबलरी यूज करते हैं ना, मैथ की अलग वोकैबलरी है, हर सब्जेक्ट की अलग वोकैबलरी है। तो सोशल साइंस की भी अलग वोकैब है, आप इसको यूज करना सीखिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यू कैन यूज क्लाइमेट रेगुलेशन, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एनिमल्स आर endangered, animals are in danger, you can use biodiversity conservation, right, इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइवलीहुड सपोर्ट, कि हमें सपोर्ट करता है, हमारी ब्रीदिंग, हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, इतना लिखने से अच्छा है ओनली यूज लाइवलीहुड सपोर्ट, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि अब धीमे धीमे क्या होता जा रहा है,
नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी लैंड यूज होती है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी तो करना है ना भाई। Land is increasingly being used for houses, roads, railway industries, urban settlements. See, इसीलिए जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, है ना, तो उसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे पास, कि हमारी प्रॉपर्टी सब हमारी है, कोई हमसे उसको ले नहीं सकता, इट्स अवर फंडामेंटल राइट। पर थोड़े दिन बाद पता चला कि अगर सब अपनी प्रॉपर्टी कोई देगा ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। मान लीजिए हमें एयरपोर्ट बनाना, और एयरपोर्ट के एरिया पे बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हैं, वो अपना लैंड देंगे नहीं, क्योंकि लैंड तो उनका प्रॉपर मतलब फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। इसीलिए अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, इट्स अ लीगल राइट, है ना, आपका लीगल राइट है, आपसे कोई गलत तरीके से लैंड नहीं छीन सकता। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे आपका लैंड लेती है और आपको फेयरली कंपेंसेट करती है, ठीक है। फिर है रैपिड अर्बनाइजेशन इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। हम देखते हैं इन सिटीज में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आसपास के एरियाज भी इन्हीं वजह से डेवलप हो गए, दिल्ली मुंबई के आसपास के एरिया, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? अच्छी लिटरेसी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ केयर के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना। तो यहाँ पे लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन, की रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम इतना ज्यादा लैंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इट्स अ sarcasm, आई होप यू कैन रिलेट, ठीक है, कि तो अब इसके हमें गलत इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही, तो क्या गलत इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें लैंड डिग्रेड कर कैसे रहे हैं, है ना, लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है, इसकी गलत इफेक्ट हमको वही वही लाइवलीहुड सपोर्ट हमको दे रहा है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलेट नहीं हो पा रहे, ओशन एसिडिफाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये सब इसके हमको रिजल्ट दिख रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है, क्या ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है? तो प्रॉब्लम एरिया क्या है? डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटते जाओ, सेटलमेंट्स बनाते जाओ, है ना, बहुत सारे पेड़ एक साथ काट देना, इट्स वेरी बैड, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स को खुला छोड़ देना ग्रेज करने के लिए, सी दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, राइट, वो ज्यादा भी ग्रेज करते हैं। और अगर आपने थोड़ा भी 6 7 क्लास में अच्छे से साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो काऊ या बफेलोज होते हैं, वो इमिडिएटली अपना खाना नहीं खाते हैं, है ना, दे स्टोर देयर फूड इन देयर बॉडी, राइट, कि वो अपना जल्दी 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 गल्प करते हैं खाने को, ठीक है, और वो अपने पेट में भर लेते हैं। जब वो नॉर्मल बैठते हैं तब वो अपने खाने को फिर से अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको फिर से डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सो दे आर नॉट सो स्मार्ट कि उन्हें कितना खाना है कितना नहीं खाना है, क्योंकि दे आर जस्ट गल्पिंग। तो ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, खुला छोड़ देना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम टू टाइम इनको हटाना पड़ता है वहां से। माइनिंग और कोयरिंग, है ना, यानी कि माइन कर करके मिनरल्स को बाहर निकालना। अब माइनिंग ऐसा नहीं कि मिट्टी हल्की से हटाई और सीधा सोना ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत डीप माइंस डिग करनी पड़ती हैं। और जितनी डीप माइन डिग होंगी उसके आसपास के लैंड में क्या होगा? अर्थक्वेक आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, है ना, आसपास के लैंड भी कमजोर होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन आया था हमारी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हम रेन वाटर पे डिपेंड थे, इससे एग्रीकल्चर कई बार खराब हो जाता था, क्रॉप्स खराब रहती थी, क्रॉप सूख जाती थी, सूखा पड़ जाता था। तो इसके लिए इरिगेशन आई एज अ सॉल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन में। पर ये भी हमने ओवर कर दिया थोड़ा सा, है ना, तो इससे क्या हुआ? ओवर इरिगेशन से क्या होगा? जब आप किसी पौधे को ज्यादा पानी दे देंगे तो वो अंदर से क्या रहता है? डिग्रेड हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी रूट्स खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन लग जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी कि वाटर फंस जाता है सॉइल के बीच, रूट के बीच, तो वो ऑलरेडी खराब कर देता है उन चीजों को, ठीक है। और सेलिनिटी और अल्कैनिटी भी बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि वाटर क्या करता है? वाटर ऊपर लेवल पे ही रह रहा है, अंदर बहुत ज्यादा जा ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, सेलिनिटी को बढ़ा रहा है, एसिडिफाई कर रहा है उसको, और लीचिंग हो रही है ना, वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो वाटर अब जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ऊपर से सॉइल को थोड़ा थोड़ा ले लेके जाएगा, तो सॉइल इरोजन वेक हो रहा है, ठीक है, जैसे फर्टाइल सॉइल पानी के साथ ही बहते चली जा रही है, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रीज हमने इतनी सेटअप कर दी, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं करा, है ना, तो सॉइल वाटर एयर। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपको कोई भी बिग लेवल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, नॉर्मल इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है, जिस भी लेवल की इंडस्ट्री, उस लेवल का असेसमेंट आपके लिए होता है। इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इसका क्या मतलब है? कि अब आपको जैसे भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपका एक असेसमेंट होगा, आपका मतलब आपकी इंडस्ट्री का असेसमेंट होगा, कि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, हेल्थ मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, कोई लीकेज हो गया तो उसके लिए कुछ सेफ्टी एग्जिट है कि नहीं है। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री
उसके लिए उतना बड़ा असेसमेंट, और वो असेसमेंट जब पास होता है तभी हम वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें भी कुछ कुछ तो करप्शन होता है, इसलिए हम आए दिन देखते हैं कि AAIA मिला हुआ था तब भी कुछ हमें इंडस्ट्री में दिक्कत दिख गई है ना, वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। अब ये तो हमने प्रॉब्लम बात करी, अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, वेरी सिंपल। एफॉरेस्टेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, 10 से ज्यादा पेड़ लगाएं। अब पेड़ लगाने के लिए आपको 500 एकड़ की जमीन ही चाहिए, ठीक है। आप नॉर्मल भी पेड़ लगा सकते हैं, है ना, यानी कि रोड के साइड में पेड़ लगाना, इससे लोग को शेड भी मिल जाएगा और पेड़ भी लग जाएंगे। फुटपाथ के पास पेड़ लगाना, ठीक है। जो हम मेट्रो पिलर्स देखते हैं उसके बीच में जो जगह रहती है वहां पे पेड़ लगाना, जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहां पे ऐसा है, जो मेट्रो के पिलर्स लगे रहते हैं उनके नीचे ग्रीन ग्रीन पूरा एक वैली टाइप का बना हुआ है जहाँ पे पूरी ग्रीनरी रहती है और पूरे अच्छे से प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। नॉट अ वेरी इम्पैक्टफुल मेजर बट यस इट कैन क्रिएट इम्पैक्ट्स, राइट। हम लोग के घर के आसपास जो पार्क्स होते हैं वहां पे जो इतने पेड़ होते हैं, ठीक है, उसमें और ज्यादा पेड़ लगाना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इसके लिए नहीं कि हमको पूरा फॉरेस्ट खड़ा खड़ा करना पड़ेगा तभी कुछ इम्पैक्ट होगा, बहुत छोटे लेवल पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करा जा सकता है, ठीक है। ग्रेजिंग मैनेजमेंट को अच्छा करा जा सके, जो भी एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, उनको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना या एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो समझ सके कि क्या टाइमिंग में लेके जाना है, कब लेकर आना है, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है। प्लांटिंग शेल्टर बिल्ड यानी कि आपने बहुत, अगर कोई भी आप में से कोई कभी गाँव गया है तो गाँव में क्या होता है, बीच में एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के कोने 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 में बॉर्डरिंग में पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ क्यों लगा दिए जाते हैं, पहली बात तो बढ़िया ठंड भी रहेगी, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के लंच भी कर सकते हैं। और दूसरी बात किसकी, ये शेल्टर बेल्ट की तरह काम करता है, मतलब जब सॉइल उड़ नहीं पाएगी ज्यादा, क्योंकि सॉइल को किसने होल्ड कर लिया है, बड़े से पेड़ ने सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है। अब विंड इरोजन है ना, या फिर शीट इरोजन, या फिर मैं कहूंगी ये वाटर इरोजन जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट भी रोकते हैं विंड इरोजन को और सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूज, सैंड ड्यूज क्या होते हैं, रेत के टीले, है ना। डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं पिक्चर्स में, वॉलपेपर्स में कि रेत के सुंदर सुंदर टीले बने हुए हैं, बंजारे वहां पे डांस कर रहे हैं, ये सब। तो होता क्या है कि जब हवा चलती है, गर्मी ज्यादा होती है तो सैंड उड़ती है और कहीं जाके सेटल हो जाती है, ठीक है। अब इसको उड़ने से कैसे रोकें, राइट। तो इसमें हम बहुत ज्यादा, वहां तो प्लांट लग नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेजर्ट एरिया है, पर इस पे बुशेस या फिर कैक्टस का लगाना तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैक्टस और बुशेस की जो रूट होती है वो बहुत डीप होती है, तो वो भी कुछ हद तक सॉइल को होल्ड करके रखती है और ये भी हमको स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है। देखिए होता क्या है, जितना ये सैंड बाहर जाएगी है ना अपने एरिया से, ये और सॉइल को खराब कर रही है ना, सैंड उड़ के और सॉइल और नॉर्मल एरिया को भी डिजर्टिफाई कर रही है। तो इसको हमें करने से रोकना है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में हम ज्यादा एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है, ठीक है। भाई रेगुलेट इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, आप इसको भी यूज करिए अपने आंसर में, कि साइंटिफिक तरीके से रेगुलेट करना है ना, कि कितनी डीप माइनिंग करनी है, और माइनिंग होने के बाद जब माइनिंग हो जाएगी तब उसको फिर से कैसे सेटल डाउन करना है, फिर से लैंड को कैसे नॉर्मल करना है, ठीक है। तो उसमें भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं जैसे हम अपने रोड में देखते हैं कि पूरा रोड को खुद होते चले गए और वैसे ही पड़ी हुई है, फिर बच्चे उसमें गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो भी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहे हैं, उनका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना और बहुत अच्छा हो जाएगा, और उस वेस्ट को हम अपने रिसाइकिल करके उसको नॉर्मल चीजों में यूज कर सकें, ठीक है। वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, राइट। योगा कंजर्वेशन मेजर, अब है सॉइल एज अ रिसोर्स, जिसको मैं सोच रही हूँ कि आपको, चलिए अच्छा इसको इसी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अगले अगले पार्ट से हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्स कर सकें। तो सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है, सॉइल और लैंड आर टू डिफरेंट थिंग। लैंड क्या है, पूरा लैंड जो हम नॉर्मल लैंड देख रहे हैं, और लैंड के ऊपर जो हल्की सी लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं, यानी कि मिट्टी, ठीक है। मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम लोग, है ना। मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ही प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म वहीं पे रहेंगे, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एंट्स, अर्थवर्म, ये मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में अपना घर बना बना के रहते हैं। रैबिट्स भी अपना खुद बना के मिट्टी में घुस जाते हैं, ठीक है। स्नेक्स, ये सब क्या मिट्टी में रह रहे हैं। और एग्रीकल्चर का बेसिस तो है, बिना मिट्टी के कौन सा एग्रीकल्चर, और फिर हमारा क्या ही पेट भरेगा, फिर तो कोई भी सेक्टर सही से काम नहीं कर पाएगा। सी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर किसी कंट्री में सही से काम नहीं कर रहा है
तो बाकी सेक्टर्स का डेवलप होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? या तो एग्रीकल्चर सेक्टर सही से काम कर जाए, या तो किसी और कंट्री की डिपेंडेंस से हमको एग्रीकल्चर सेक्टर अपना सही करना पड़ेगा, ठीक है? किसी और कंट्री से हमें फूड बनाना पड़ेगा। बिना खाने के कोई भी काम आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है? सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, वेरी वेल सेड है ना, कि सॉइल में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हम भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो सॉइल को एज अ लिविंग सिस्टम कंसिडर करा जाता है। और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस से मिट्टी रोज गुजरती है। कैसे फिजिकल चेंजेस से? कैसे कि जब भी खेत में क्रॉप लगानी होती है तो हम खेत को प्लो करते हैं, यानी कि अंदर वाली मिट्टी को बाहर निकालते हैं, अंदर वाली मिट्टी को बाहर निकालते हैं। उसको हम हाथों से भी कर सकते हैं, है ना, फिजिकल लेबर भी कर सकता है, ट्रैक्टर्स भी कर सकते हैं। फिर उसमें क्रॉप लगती है, ठीक है? फिर अच्छे से क्रॉप उग पाती है, ठीक है? बायोलॉजिकल चेंजेस, अर्थवॉर्म, है ना, प्लांट्स, डेड मटेरियल्स, ये अपना जो भी केमिकल्स है वो उसमें रिलीज करते हैं, अपने आप को डीके करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस, हम जितने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी जब मिट्टी में मिल जाती है तो हमारी बॉडी के भी केमिकल्स उसमें ही मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है? उन्होंने क्योंकि कोई गलत क्रॉप खा ली या गलत कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म खा लिया जिसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड था, अब उनको भी दिक्कत होने लग गई, ठीक है? तो ये इन सबके चेंजेस और इनके रिजल्ट्स हैं। अब सॉइल ऐसा नहीं कि आज लैंड था, आज रॉक टूटी और कल तक सॉइल बन जाएगी। हर सॉइल को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। पहले रॉक आती है, रॉक की वेदरिंग होना शुरू होती है, फिर रॉक वेदर, वेदर मतलब ये मौसम वाला वेदर नहीं, वेदर मतलब उसका टूटना, वेदरिंग होना, ठीक है? उसका इरोड होना, ठीक है? तो वो धीमे धीमे टूटना स्टार्ट होगी। कैसे टूटेगी? हम तो तोड़ेंगे नहीं, पत्थर हथौड़े से जा जाके, पानी से, रोज की सनलाइट से, रोज की विंड लगने से बहुत सालों तक ऐसा होता है, तब जाके ये सॉइल फॉर्म हो पाती है। रॉक्स टूटती है, टूटते 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 इकट्ठा होती है, और फिर धीमे 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 उसके ऊपर पतली सी लेयर बनती है सॉइल की, ठीक है? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा पेड़ ना लगा के ये सॉइल इरोजन हो रहा है, यानी कि हवा चलती है तो सॉइल उड़ जाती है, कहीं और सेटल हो जाती है जाके। या फिर वाटर आता है, फ्लड आता है, तो ये पूरा पानी के साथ सॉइल को लेकर चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी पेड़ लगा होता तो क्या होता? वो सॉइल को होल्ड करके रखता, और विंड उसको आगे नहीं लेके जा पाती, ठीक है? तो यही इस वाली वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने टाइप्स ऑफ सॉइल को, और जो भी कंजर्वेशन वाले मेजर बचे बचे हैं उनको। वो भी कुछ 30-35 मिनट का वीडियो होगा, और ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सो बाय बाय एंड टेक केयर।